हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पिछले वीडियो में यार थोड़ा सा पोर्टुगीज़ और डच के बारे में समझने की कोशिश किए थे। इस वीडियो में हम लोग यार ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में जो टसल हुई थी उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और डेंस के बारे में थोड़ा सा कुछ है नहीं यार, उसको एक दो लाइन पढ़ देख लेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले यार 1600 में तो पता ही है हम लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिश हो गया था और 15 साल का उसको मोनोपोली मिल गया था कि बोल दिया गया था जाओ तुम पूरी तरह से ट्रेड करो, पैसा कमाओ, पूरा बोल दिया गया था। ठीक है, जैसे ही इसको मोनोपोली मिला 1608 में एक आदमी आता है जहांगीर के कोर्ट में जिसका नाम था विलियम हॉकिंस आया यहाँ पे और बोला कि ये मुगल एम्पायर हमें यार ट्रेड करने की परमिशन दो, यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की इजाज़त दो। भाई ये सब जितना भी चीज़ बोला वो टर्की लैंग्वेज में बोला, उसको कोई भी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं था, जिससे एम्पायर बहुत ही खुश हो गया, उसको मनसब भी दे दिया। ठीक है, लेकिन यार पोर्टुगीज़ को मंजूर नहीं था। पोर्टुगीज़ ने यार उसको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने ही नहीं दिया, समझ रहे हो, अटैक कर दिया उसके जो भी करने की कोशिश कर रहा था ये। लेकिन उसका विलियम हॉकिंस देखा कि अरे यार हम लोग यार ना पोर्टुगीज़ के इंट्रोड्यूस को रोक पा रहे हैं, न ही हम मुगल के वैक्सलेटिंग पॉलिसी को चेक कर पा रहे हैं, तो क्या करता है यार, वहाँ से चला गया अपने वतन। ठीक है, चला गया। ठीक है, लेकिन यार 1609 में ही वो लोग अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इंडिया में इस्टेब्लिश कर दी थी। कहाँ पे कर दी थी? ट्रेडिंग एक्टिविटी मसौलीपट्टनम में की थी। वहाँ पे फैक्ट्री उस समय इस्टेब्लिश नहीं की थी, बट ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी। वो आगे चल के वहाँ पे 1616 में जाके मैं वहाँ पे अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है। लेकिन उसके पहले फैक्ट्री इस्टेब्लिश कहाँ पे होता है? सूरत में होता है। और कौन करता है? देखो, उसको करने के लिए आता है हमारा एक आदमी जिसका नाम था थॉमस बेस्ट। उसका अपने दो शिप के साथ आता है, बहुत ही भयंकर नाम के साथ। तो उसका शिप का नाम रहता है ड्रैगन, एक का नाम रहता है ओसियंडर। वो आता है यार सूरत के पानी में सीधे पोर्टुगीज़ को डिफीट कर देता है। उसको देख के यार जहांगीर एकदम इम्प्रेस हो जाता है, अरे वाह, पोर्टुगीज़ को हम इतना महान समझते थे और इसको आगे कोई और डिफीट कर दिया। देखो यार, जिसके पास अपना कुछ नहीं होता है ना, देखो जहांगीर का अपना नेवी का कोई वर्थ नहीं था, इसलिए वो छोटा भी कोई भी आगे डिफीट करता है ना उसको बहुत महान समझ लेता है, समझ लेगा इंसान, समझ लो। तो आया हुआ डिफीट कर दिया, उसको इम्प्रेस होके थॉमस बेस को परमिशन दे दिया कि आप आओ सूरत में फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर लो। सूरत में फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर लिया 1611-12 के आस में। ठीक है, ये तो हो गया सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा नंबर पे आता है आदमी जिसका नाम होता है थॉमस रॉय करके। वो कौन था? वो एम्बेसडर बन के आता है अपने राजा जेम्स वन का जहांगीर के कोर्ट में। वो आता था यार कि एक ट्रेडिंग रिलेशन ट्रीटी होता है ना भाई, वो साइन करने आता है। मतलब एक होता है कि जो प्रोफेशनल ट्रीटी साइन करने, पर लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होता है थॉमस रॉय पर। लेकिन जहांगीर ने उसको परमिशन दे देता है कि आप पे आके यहाँ पे आगरा एरिया में, भरूच एरिया में, अहमदाबाद एरिया में, आप ये तीनों एरिया में अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। देखो यार, ट्रेडिंग ट्रीटी नहीं साइन वो अलग बात है, लेकिन तब भी ये सक्सेस है यार, समझ लो। कैसे यार, कैसे आगे बढ़ रहा है ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, 1615 1619 तक यहाँ पे रहा। ठीक है, 1619 के बाद में उन लोग को पता चला कि अरे यार बंगाल यार बहुत इतना अमीर प्रोविंसेस है मुगल एम्पायर का। यार देखो यार, मुगल एम्पायर कितना अमीर प्रोविंसेस है। बंगाल से यार समझ लो कि यूरोप से जो भी चीज़ इंपोर्ट होती थी एशिया से, वो यार 50% बंगाल उसका पूर्ति करता था। ठीक है, बंगाल पर आप चेक कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, अलग बात है। ठीक है, पूर्ति करता था, इसलिए यार इसके कमर्शियल इंटरेस्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी पहचानता था। इसलिए यार वो लोग चाहता था कि यहाँ पे अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू करें। इसलिए यार यहाँ का उस समय गवर्नर था, क्या नाम था उसका? नाम था शाह शुजा था। उसके पास गया, ये गवर्नर साहब हमें यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दें, हम आपको एनुअली 3000 रुपया देंगे और हमको यहाँ पे कोई टोल टैक्स पे करने की इजाज़त हम लोग नहीं पे करेंगे। शाह शुजा मान गया यार, अरे ठीक है भाई, 3000 रुपया एनुअली हमको मिल रहा है। ठीक है, 3000 मिल रहा है और वो लोग को परमिशन मिल गया, वहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लिया। कहाँ पे? कसीम बाजार हो गया, हुगली एरिया में हो गया, पटना इस सब में हो गया। ठीक है, फैक्ट्री तो भाई स्टैब्लिश कर लिया 1651 में। पर लेकिन यार इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, वो यार वो अपना ट्रेड अच्छा से वहाँ पे कर ही नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जितने भी लोकल चेक पोस्ट हैं यार, भाई कम्युनिकेशन की दिक्कत तो होती ही थी यार। इतनी रोड भाई अब जहाँ से भाई NH बना हुआ है उसमें उतना थोड़ी थी यार, कम्युनिकेशन की दिक्कत होती थी। तो इससे जो भी लोकल चेक पोस्ट थे वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर थे वो लोग टोल्स डिमांड करते थे उस समय भी, समझ रहे हो। ये सब बार बार हो रहा था। 1651 से लेकर 1682 तक ऐसा चलता रहा। बाद में यार ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हमको ज़रूरी है यहाँ पे हमको फोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर हम फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे हम अपनी मेन की सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हम अपनी पावर को कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। इसलिए यार इससे अब सोचते हुए यहाँ का एक आया आदमी आता है 1682 में, विलियम हेजेस करके। वो जाता है, वहाँ का गवर्नर था, मुगल गवर्नर यहाँ पे था शास्ता खान करके। जाया कि ये गवर्नर साहब मेरा ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करिए यार, बहुत पैसा लूट रहा है आपका लोकल चेक पोस्ट पे कस्टम ऑफिसर। ठीक है, ऐसा बोला होगा यार, ठीक है बोला होगा। लेकिन उसके बाद यार विलियम शास्ता खान भी यार बहुत ही
अजीब आदमी था भाई, वो सुनने से इनकार कर दिया, बोले कि नहीं कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं पता इस बारे में, कुछ नहीं सुनने का इनकार कर दिया। फिर बाद में इसी के बाद में मुगल्स के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी में थोड़ी हॉस्टिलिटी बढ़ने लगी। 1682 की बात है। फिर 1686 में देखने को मिलता है कि मुगल अथॉरिटी आते हैं अचानक से और पूरी तरह से हुगली को सैक्ड कर देते हैं, समझ रहे हो, सैक्ड कर देते हैं। फिर इसको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेलिएट करता है और मुगल का फोर्ट थाने है उसको कैप्चर कर लेता है। हिजली जो मिदनापुर एरिया में उसको रेड कर देता है, जितने भी फोर्टिफिकेशन था बालासोर एरिया में उसको पूरी तरह से नष्टा नाबूद कर देता है। ये देख के यार मुगल एम्पायर यार शांत बैठेगा, वो भी हो गया, क्रोधित हो गए, बोले कि अब पूरा अपना सेना भेज दिया, पूरा हुगली को पूरा सैक्ड कर दिया पूरी तरह से भाई। अंग्रेज़ों को वहाँ से भाई खदेड़ भगाया, वो लोग को भागना पड़ा वहाँ से, समझ रहे हो। ये था पहले के मुगल एम्पायर का पावर, ठीक है, वहाँ से भागना पड़ा। 1686 से 1690 तक का बात है। वहाँ से भाग गया और किसी अननोन हेल्दी लोकेशन पे जाके बैठ गया, जाके रिवर बैंक के माउथ पे, ठीक है, बैठ गया। जब ये बात ठंडा हुई, तो बात ठंडा होगी ना भाई, ठंडा हुई तो फिर वहाँ पे सोचा कि अरे यार अब नेगोशिएशन करना पड़ेगा यार, ट्रेड करने आए थे हम लोग, ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या कमाएंगे, कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो करने लगे। तो फिर जॉब चौनॉक करके आदमी आगे आता है, ब्रिटिश एजेंट, वो यार जाता है मुगल एम्पायर के पास कि हमको परमिशन दीजिए कि हमको इस लोकेशन का नाम बताया सुल्तानुती, हम वहाँ पे अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, हमको वहाँ पे ट्रेडिंग करने की परमिशन दे दीजिए। ये महामहिम जो बोला होगा, ठीक है, तो परमिशन दे दीजिए। और उसको परमिशन मिल गया जॉब चौनॉक को 1690 में। और जैसे ही परमिशन फरमान जारी हुआ वैसे ही 1691 में चला वहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दिया, समझ रहे हो। 1691 में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दिया। फैक्ट्री स्टैब्लिश तो कर दिया यार, लेकिन इंडिया ज़मींदारों का देश है, ठीक है यार। बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, खाली राजा ऊपर लेवल पे नहीं होता है, नीचे भी बहुत लोग होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ का एक ज़मींदार था वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का शोभा सिंह, वो भाई रेबेल कर दिया, समझ रहे हो, रेबेल कर दिया। देखो जैसे ही वो रेबेल किया ना यार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका फ़ायदा उठा लिया। उसको एक प्रिटेक्स्ट चाहिए था कि हम कैसे डिमांड करें कि हमको यहाँ का फोर्टिफिकेशन करना है। अगर हम फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम लोग अपने पावर को प्रिजर्व और अपने मैन को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। जैसे ही चीज़ देखा, एम्पायर को बताया और परमिशन मिल गया। उन्होंने जाके सीधे परमिशन ले लिया कि हमको महामहिम हमको 3 गांव का ज़मींदारी खरीदने की परमिशन दे दीजिए। वो 3 गांव कौन था? वो 3 गांव था गोविंदापुर हो सा, कालीकता हो गया, सुल्तानुटी हो गया। 1200 रुपया दिया इसके मालिक को, धड़ाधड़ खरीद लिया वहाँ का ज़मींदारी, समझ रहे हो। यही 3 गांव को मिला के, यही 3 जमींदारी को मिला के आगे चल के इसका नाम क्या पड़ता है? इसको से फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है, समझ रहे हो। फोर्ट विलियम के रूप में उसको डेवलप किया गया, समझ रहे हो। उसको ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर माना गया। लेकिन जो फोर्ट विलियम उस समय माना जाता है, वो अभी पिछले साल हमारे गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम है विजय दुर्ग कर दिया है। हाल फिलहाल में पिछले साल किया गया है विजय दुर्ग। यार किसी मराठा शिवाजी से कुछ इंस्पायर होकर किया गया है, ठीक है, वो है, ठीक है। वो 1700 का ही बात है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आगे पटरी ट्रेन आगे बढ़ रही है, 1700 तक पहुँच गई है। 1715 के बाद पहुँचते ही कौन आता है आगे? जॉन सरमन आते हैं। जॉन सरमन सीधे फर्रुखसियार के कोर्ट में पहुंच जाते हैं, दरबार में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि महामहिम हमें इजाज़त दे कि कुछ मतलब कि 3 जगह का बताया होगा कि हम यहाँ पे हमें स्पेशल प्रिविलेज दीजिए, हमें यहाँ ट्रेड करना है, ब्ला 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 थिंग्स किया और ट्रेड ट्रीटी साइन कर लिया, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ 3 जगह कौन था? सबसे पहले बंगाल था। बंगाल तो भाई हमेशा रहेगा बउआ। बंगाल था, बोला कि 3000 रुपये हम देंगे, हम कोई टोल टैक्स पे नहीं करेंगे, हमको कोई कस्टम ऑफिसर नहीं छेड़ेगा, अगर छेड़ेगा तो मेरा यहाँ पे फोर्टिफिकेशन है, हम उसको मार देंगे। सिंपल सा बात है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन इसीलिए किया गया था कि सिक्योरिटी मेंटेन रहे। दूसरा यार हैदराबाद के लिए था। हैदराबाद के लिए बोला कि हम उसको परमिशन मिल गया तो आपको हैदराबाद के लिए कोई भी टोल टैक्स, कोई भी कस्टम ड्यूटीज़ पे नहीं करना है। आप जो एग्जिस्टिंग ड्यूटी मद्रास के लिए पे कर रहे हैं वही कीजिए और आप अपना ट्रेड को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। भाई बहुत खुश हो गया। तीसरा मिला है कि यार गुजरात के सूरत एरिया में बोला कि साल में 10,000 रुपया देंगे सरकार आपको और आप हमको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करिएगा, ये मेरा है। 10,000 रुपया दिया साल में और वहाँ पे परमिशन ले लिया। साथ ही साथ में उसको परमिशन मिल गया कि वो दस्तक को इशू कर सकता है। दस्तक को इशू क्या कर सकता है? दस्तक को इशू कर सकता है मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए वो पासेस को इशू कर सकता है, समझ रहे हो। भाई बहुत बड़ा बात है यार, इतना पावर मिल रहा है। उसके बाद देखने को मिलता है यार तो हद हो गई। वो बोला कि बॉम्बे में भाई जो भी क्वाइन मिंट होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी मिंट करेंगे, उसकी रेलिवेंस वो पूरी मुगल एम्पायर में होगी। भाई समझ लो कितनी बड़ी बात है यार कि राजा के अलावा भाई एक कंपनी आया है, उसको भाई पावर मिल गया कि तुम क्वाइन यहाँ पैसा छाप सकते हो। अगर हम ही को दे दे भाई कि हाँ तुम पैसा छाप सकते हो अपने घर में और उसका रेलिवेंस तो इंडिया में रहेगा, तो भाई हम तो यार
हम हैं, कुछ भी कर देंगे यार, पैसा पैसा होता है, ठीक है, इसे कर देंगे। सर ये सब हो गया। 1715 तक का ये सब बात हुआ, ठीक है। फिर आगे चल के तो होता ही रहेगा भाई, जैसे कि आगे बढ़ेगा 1757 का प्लासी, 1762, 64, 65 सब तो बढ़ते रहेगा, वो सब अलग बात है। यहाँ पे इसको हम लोग रोकते हैं और फ्रेंच के तरफ में आते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक यही था कि इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में बताते हैं कैसे वो आगे बढ़ा और क्लासेस क्या हुआ, कर्नाटिक वार के बारे में बताना है, ठीक है, ठीक है। किस बार फ्रेंच आता है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कब होता है, 1664 में होता है, ठीक है। जो वहाँ का राजा था लुइस फोर्टी करके, लुइस फोर्टी का मिनिस्टर था कॉलवर्ट नाम करके, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करता है और उसको 50 साल की मोनोपॉली मिल जाती है कि जाओ बेटे पूरे ईस्ट इंडिया, पूरे पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन में तुम भाई ट्रेड करो, कोई तुमको नहीं रोकेगा, वॉर करो, पीस करो, जो करना है करो, तुमको कंसेशन मिलेगा अगर कोई भी टेरिटरी तुम कैप्चर करते हो, ठीक है। 1664 में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुआ, 1667 होता है, 1667 में फ्रैंकिस कैरन करके नाम का आता है और सूरत में फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर लेता है, समझ रहा है भाई, सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेता है। फिर इसके बाद इसका चिला चपाटू आता है मरकारा करके 1669 में, वो आके मसौलीपट्टनम में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेता है, समझ रहे हो, 1669 मसौलीपट्टनम में स्टैब्लिश कर लेता है। फिर इसकी भी गाड़ी की ट्रेन की पटरी पर बढ़ते जा रही है, फिर 1673 पहुँचता है, 1673 पहुँचता है तो भाई देखता है कि भाई एक सेटलमेंट की ज़रूरत है हमको, भाई एक टाउनशिप की ज़रूरत है, हम लोग कहाँ अच्छा से सेटल होंगे, हम लोग आ रहे थे दूर से। तो भाई शाइस्ता खान उस समय गवर्नर था, उसके पास गया फ्रेंच वाला, बोला कि हमको भाई परमिशन दो कि हमको यहाँ पे अपना एक सेटलमेंट, अपना एक टाउनशिप इस्टेब्लिश करना। उस टाउनशिप का नाम क्या था भाई, उसका नाम था चंद्रनगर इस्टेब्लिश करवा लिया, ठीक है, 1673 में। 1673 में ही एक और चीज़ किया, शेर खान लोदी से जाके परमिशन ले लिया फ्रेंच। कौन था शेर खान लोदी, वली कोंड्रापुरम का गवर्नर था, किसके अंदर आता था, बीजापुर सुल्तान के अंदर में आता था। उसको जाके बोला कि गवर्नर साहब हमें परमिशन दो कि एगो सेटलमेंट हम यहाँ पे बना सकें। तो जाके उस सेटलमेंट का नाम क्या हो गया, उस सेटलमेंट का नाम हो गया पौंडीचेरी। पौंडीचेरी सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड था फ्रेंच का, ठीक है, वो तो गया। ये सब यहाँ तक आगे बढ़ गई, लेकिन यार फ्रेंच यार बहुत अनलकी था इंडिया में, ठीक है यार उसका भाई जो इम्पेरियलिज्म था वो भाई किसी न किसी तरीके से वीकेंड होते रहा है, ठीक है। उसके बारे में समझते हैं। देखो सबसे पहले वीकेंड कैसे हुआ, सबसे पहले यह हुआ उसका फ्रेंच और डच के बीच में लड़ाई हो गया यार। वो ट्रेड करने आया था, समझ लो, सब ट्रेड करने आया था, जो भी करने आया यार, टेरिटोरियल एम्बिशन था वो सब अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन मान के चलो ट्रेड करने आया था, तो वहाँ उसका भाई वार हो गया डच के साथ में वार आ गया, ठीक है। डच के साथ में वार क्यों हुआ, देखो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा भाई, कौन उठाएगा, उसका अपोनेंट भाई ब्रिटेन फ़ायदा उठाया, क्योंकि ब्रिटेन ही लड़वाया था दोनों के बीच में। उसके ब्रिटेन के सपोर्ट में आके डच जाके सीधे पौंडीचेरी को ही कब्जा कर लिया फ्रेंच का, समझ रहे हो। बाद में चल के डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स हुआ, फ्रेंच गवर्नमेंट थोड़ा अपना धूल अपना हाथ उड़ाया घुमाया और भाई ट्रीटी ऑफ राइसविक साइन किया गया, जिसके कारण भाई पौंडीचेरी को उसको वापस दे दिया गया, समझ लो, पौंडीचेरी को वापस दे दिया गया। लेकिन भाई यहाँ पे भी उसका वीकेंड हुआ कुछ तरह। आगे चल के स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया यार। स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ तो उसको भाई अपने देश से भाई फोर्स करता है, यहाँ पे आके उसका सूरत मसौलीपट्टनम बंटम में उसको फैक्ट्री क्लोज करके भागना पड़ा, समझो, इतना वहाँ से प्रेशर आता है, समझो, वहाँ पे फैक्ट्री क्लोज करके भागना पड़ा, समझ लो। ये सब हुआ। आगे तुमको देखने को मिलेगा यार कि यार क्या कहते हैं, फ्रैंकिस मार्टिन करके जो था, फ्रैंकिस कैरन अलग था यार रखना। फ्रैंकिस मार्टिन वो था जो तुम्हारा जाके पौंडीचेरी को स्टैब्लिश किया था वलीकोंडापुरम के गवर्नर से हेल्प मांग के, ठीक है। तो फ्रैंकिस मार्टिन भाई इतना एवल गवर्नर इसका मर गया यार, समझ लो यार, थोड़ा बड़ा और धक्का लगा। बाद में चल के 1706 के आसपास का बात है, 1720 में तुम लोग देखने को मिलेगा, तुमको 1720 में देखने को मिलेगा कि भाई ये लोग रिवाइव हुआ एक परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडीज़ में, जो उसका बैक करता है, पीछे से उसको धक्का दे रहा था कि रिवाइव हो जाए। कौन, इसका फ्रेंच पोजीशन था मॉरिशस और यूनियन में ना भाई, वो लोग बैक कर रहा था कि अरे यार थोड़ा सा धक्का दे देंगे तो यार थोड़ा सा उड़ जाएगा और वापस से भाई ट्रैक पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए किया 1720। लेनोर डुमास करके गवर्नर आया था, वो लोग थोड़ा मोड़ा मतलब काम किया, ठीक है, ये सब हुआ। आगे चल के फिर देखने को मिलेगा साला कर्नाटिक वार शुरू हो गया। कर्नाटिक वार क्या होता है, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी शुरू हो गया। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कैसे शुरू होता है भाई, देखो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी शुरू हुआ था जब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ था। उसके शुरू होता है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होता है, ख़त्म होता है 7 ईयर वॉर से, समझ लो। कर्नाटिक वार को देखो, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को ही इंडिया में कर्नाटिक वार कहते हैं। कर्नाटिक वर्ड दिया है यूरोपियन ने ही, जो भी कोरोमंडल कोस्ट के पास में उसके हिंटरलैंड एरिया हैं उसको हम लोग कर्नाटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसलिए भाई एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हो रहा है जो यूरोप में हो रहा है, उसका भाई यहाँ पे असर देखने को मिला कर्नाटिक वार के रूप में। 3 कर्नाटिक वार हुआ है भाई यहाँ पे, जिसके कारण भाई फ्रेंच का एम्बिशन ही पूरा तरह से बर्बाद हो गया यहाँ पे, समझ लो। उसकी बहुत वीकनेस थी, वो बाद में डिपेंड करेंगे, लेकिन उसका पूरा तरह से बर्बाद हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहले 3 कर्नाटिक वार के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला कर्नाटिक वार यह 1740 से लेकर 1748 तक चला। क्या हुआ 1740 में भाई, देखो
इंग्लैंड में बहुत कमीना था यार। देखो इंग्लैंड जो था उसका जो नेवी ऑफिसर बार्नेट करके था, वो जाता है साला फ्रेंच का कोई शिप को कैप्चर कर लेता है प्रोवोक करने के लिए, सिर्फ कि फ्रेंच प्रोवोक हो जाए। भाई प्रोवोक हो गया फ्रेंच, ऐसा प्रोवोक हुआ कि साला फ्रेंच वाला सीधे मद्रास को ही कैप्चर कर लिया। समझ लो, मद्रास का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड था ब्रिटेन का, उसको जाकर उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, कैप्चर करने के बाद सीधा कैप्चर कर लिया। उसके बाद भाई ट्रीटी ऑफ एग्ला चैपली को साइन किया गया। ट्रीटी ऑफ एग्ला चैपली को साइन किया गया इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में, जिसके तहत भाई मद्रास को उसको वापस कराया गया और फ्रेंच को नया टेरिटरी मिला नॉर्थ अमेरिका में। समझ लो, फर्स्ट कर्नाटिक वार की बात है। समझ लो, इसमें फ्रेंच भाई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड पे है। समझ लो, इस फर्स्ट कर्नाटिक वार को हम लोग इसके लिए भी जानते हैं, बैटल ऑफ सेंट थॉम के नाम से। सेंट थॉम के लिए बैटल ऑफ सेंट थॉम किसके बीच में हुआ था? फ्रेंच के बीच में हुआ था और अनवरदीन के बीच में हुआ था। अनवरदीन कौन था? कर्नाटिक का सुल्तान था, राजा था। अनवरदीन को बोला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि राजा साहब हमें हेल्प कीजिए, फ्रेंच हम पे अटैक कर रहा है। समझ रहे हो, दोनों के बीच में, फ्रेंच के फोर्स में अनवरदीन के बीच में अटैक हुआ। स्मॉल फोर्स फ्रेंच का लीडर्स था उस समय पैराडाइज, और अनवरदीन की तरफ से महफूज खान लड़ रहा था ऑन द बैंक ऑफ द दयार, और तरफ से पूरी तरह से फ्रेंच ने उसको डिफीट कर दिया। ये था बैटल ऑफ पे समझ जाओ, ठीक है, बाय सेंट थॉम। ठीक है, ये फर्स्ट कर्नाटिक वार का इंसिडेंट था जिसमें फ्रेंच स्ट्रॉन्ग होल्ड पे था, एग्ला चैपली का ट्रीटी साइन हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकेंड कर्नाटिक वार। सेकेंड कर्नाटिक वार कब हुआ? 1748 से लेकर 1753 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1753 के बीच में हुआ था। देखो सेकेंड कर्नाटिक वार हुआ। सेकेंड कर्नाटिक वार किस लिए हुआ था? देखो यार, सेकेंड कर्नाटिक वार यार थोड़ा भाई इंटरेस्टिंग है। सेकेंड कर्नाटिक वार यार जो भी लोकल पॉलिटिक्स इंडिया में चल रहा था, सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें यार ये लोग इंटरफेयर करना शुरू कर दिए, और इंटरफेयर जैसे किए भाई ब्लडी वॉरफेयर पे कन्वर्ट हो गया भाई। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ था, निजाम उल मुल्क के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। निजाम उल मुल्क भाई इंडिपेंडेंट फाउंडर है हैदराबाद का, वो भाई मर गए उस समय, उनकी डेथ हो गई। जैसे वो डेथ गई, हैदराबाद के सिंहासन पे बैठ गया उनका बेटा नासिर जंग। ठीक है, नासिर जंग बैठ गया, लेकिन जो निजामुल का पोता था, क्या नाम था उसका, ग्रैंडसन था मुजफ्फर जंग, वो बोला यार कि नहीं, इस गद्दी के हकदार हम हैं, क्योंकि मुगल एम्पायर ने हमें इसका गद्दी पे बैठने का परमिशन दिया है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे तब कर्नाटिक था। कर्नाटिक में यार अनवरदीन बैठ गया राजा पे, गद्दी पे। अनवरदीन को अपोज करने के लिए चंदा साहिब जी, और चंदा साहिब उसी समय चंदा साहिब को रिलीज किया था मराठा अपने जेल से, वो लोग अपोज करने लगे। समझ रहे हो, और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए डिस्प्यूट हुआ, उसमें एक तरह से अंग्रेज घुस गए, एक तरफ से फ्रेंच घुस गए। अंग्रेज साथ देने लगा नासिर जंग का और अनवरदीन का, और फ्रेंच साथ देने लगा मुजफ्फर जंग का और चंदा साहिब का। समझ रहे हो कैसे हो रहा है लोकल पॉलिटिक्स में सक्सेसिव डिस्प्यूट में लोग इंटर किए। क्या हुआ देखो, सबसे पहले यहाँ पे भी फ्रेंच शुरुआत में बहुत ही तगड़ा हुआ। सबसे पहले जो मुजफ्फर जंग थे, चंदा साहिब थे और फ्रेंच फोर्सेस थे, वो आए और कर्नाटिक के राजा अनवरदीन को मार दिए। डेथ, सीधे डेथ, कुछ नहीं होता है इसमें, इसके डेथ मार दिए। और त्रिशनोपोली पे भाई सीज कर दिए लोग। ठीक है, त्रिशनोपोली पे सीज कर दिए वो लोग। यार इंग्लैंड कुछ नहीं कर पा रहा था उस समय, इंग्लैंड भाई हाथ में ढक्कन लेकर बैठल था। उसी समय भाई एक वहाँ का एक आया है वहाँ का एजेंट, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जिसको आप लोग पहचानते होंगे। उस समय यार बहुत बड़का गवर्नर नहीं था वो, उस समय सिर्फ एक छोटा सा एजेंट था। वो आया वहाँ पे, बोला कि ये सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार बोल रहा था, ठीक है, कि हम लोग त्रिशनोपोली पे हम लोग को प्रेशर हटाना है, तो हम लोग यार डाइवर्सनरी अटैक करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का ये बात है, हम लोग डाइवर्सनरी अटैक करते हैं। देखो यार, चंदा साहिब का कैपिटल पे हम लोग डायरेक्ट अटैक करते हैं, आरकट। तो भाई जैसे हम लोग आरकट पे अटैक करेंगे, चंदा साहिब अपने कैपिटल को बचाने के लिए त्रिशनोपोली को छोड़ कर डायरेक्ट वहाँ पहुँचेगा। समझ रहे हो, जैसे ही पहुँचेगा सबको अच्छा लगा, यार सही बात है यार। मात्र 200 से 210 आदमी को लेकर रॉबर्ट क्लाइव निकल पड़ा भाई आरकट को, और उसको भाई कैप्चर कर लिया। उस जैसा सोचा था वैसा ही हुआ भाई। त्रिशनोपोली से अपना पूरा आदमी 5-6 हज़ार फौज को लेके निकल पड़ा वहाँ से चंदा साहिब। लेकिन भाई निकल तो पड़ा, लेकिन यार 50-55 दिन तक वो कोशिश करता रहा, लेकिन भाई उसको कैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है, जैसे ही वहाँ का सेना यहाँ आया, वैसे ही भाई क्या नाम है इसका, ये सब मैसूर हो गया, तांजोर का ही सब हो गया, मराठा चीफ मुरारी राव हो गया, सीधे पहुँच गया त्रिशनोपोली अंग्रेजों का हेल्प करने के लिए। सिंगल लॉरेंस पहुँच गया, रॉबर्ट क्लाइव पहुँच गया। जैसे ही पहुँचा वहाँ पे त्रिशनोपोली को रिलीव कर दिए। ठीक है, आगे चलते आया और चंदा साहिब को भी अंग्रेज़ों ने मार गिराया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। और फ्रेंच का भाई बहुत ही बुरा डिफीट हुआ। इस डिफीट को देखते हुए फ्रेंच जो ऊपर बैठल थे, राजा महाराजा बैठल थे फ्रांस का, वो भाई उसको देखा कि इतना भाई कैसा पॉलिसी भाई। डुप्लेक्स गवर्नर था, जो मेन गवर्नर होता है, समझ रहे हो, 3 साल के लिए आता है वो, डुप्लेक्स था उस समय। ठीक है, डुप्लेक्स या कैसा पॉलिसी कर रहा है, कितना फिनेंशियल लॉस हो रहा है फ्रांस को।
तो भाई वो लोग वहाँ पे एक ब्लंडर कर दिया, डुप्लेक्स को बुला लिया। भाई देखो यार, कुछ भी कर लो, इंग्लैंड के पास में बहुत सारा लीडर था, मॉन्टेस्क्यू, क्लाइव, मुनरो, कौन कौन नहीं था भाई, लेकिन भाई इन लोग की तरफ भाई कुछ लीडर थे भाई। देखो डुप्लेक्स को मेन देखा जाता है, ठीक है। डुप्लेक्स को वापस बुला लिया यार, डुप्लेक्स को जैसे वापस बुला लिया, उसके बाद गॉडह्यू करके गवर्नर को भेज दिया, समझ लो। डुप्लेक्स को भेज दिया। गॉडह्यू यार नेगोशिएशन वाला आदमी था यार, शांत स्वभाव वाला आदमी था। वो गया इंग्लैंड के पास में, चलिए हम लोग नेगोशिएशन करते हैं, और नेगोशिएशन किया। उसमें बोला गया कि हम लोग यार लोकल पॉलिटिक्स जो सक्सेसिव डिस्प्यूट उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, समझ लो। ये सब हुआ, नहीं किया इंटरफेयर, वो सब बात हो गया, फिर बात खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इस था सेकंड कर्नाटिक वार, ठीक है। अब आता है थर्ड कर्नाटिक वार। थर्ड कर्नाटिक वार में क्या हुआ यार, देखो थर्ड कर्नाटिक वार में भी वही चीज़ हुआ, फिर से वही ब्रिटेन फ्रांस इस समय थोड़ा मतलब अजटिव हुआ। फ्रांस ब्रिटेन का फोर्ट था डेविड करके, सेंट डेविड करके और विजयनगरम करके, उसको कैप्चर कर लिया भाई ब्रिटेन। यार ब्रिटेन का फोर्ट को सीधे कैप्चर कर लिया। इस बार रिटेलिएट अंग्रेज किया। फिर उसका मसौलीपट्टनम में जो आदमी था, क्या कहते हैं, एडमिरल डी कैकी करके, उसको भाई पराजित कर दिया। फिर आया, नाम आप सुनते होंगे, आईडी डी कुटी का, भाई बहुत बड़ा लीडर था इंग्लैंड का ये सब का। आईडी डी कुटी आया, और जो इसका जो लीडर था फ्रेंच का उस समय कौन था, मतलब आर्थर डी लैली था, बीजी करके, ठीक है। उसको कैप्चर कर लिया, जो इसका लीडर था सीधे कैप्चर कर लिया। और जिंजी, माही, पौंडीचेरी सबको मतलब कैप्चर कर लिया, ठीक है। ये सर आईडी डी कुटी, और जिसको मतलब जो फ्रेंच का लीडर था जिसका नाम था आर्थर डी लैली, उसको इम्प्रिजन करके भाई अंग्रेज इंग्लैंड भेज दिया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के, ठीक है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के भेज दिया। और बाद में प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भाई तू लोग सजा क्या देगा, उसको वापस को फ्रांस को दे दिया, काउंट लैली को, और बाद में चल के उसको एग्जीक्यूट कर दिया वहाँ पे। देख रहे हो भाई, वो अपने देश के लिए लड़ा था, लेकिन आगे चल के अगर वो हार गया तो आगे चल के प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन के गया। अगर इंग्लैंड उसको फ्रांस भेजा तो फ्रांस में उसको एग्जीक्यूट किया गया है। इंग्लैंड उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, फ्रांस उसको एग्जीक्यूट किया है, समझ लो। ये हुआ। ऐसे तो बड़ा, फिर बाद में डिप्लोमेसी वापस हुआ भाई। यूरोप में भाई सब एक ही थाली की चट्टा बट्टा है, ठीक है। डिप्लोमेसी हुआ, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस साइन हुआ 1763 के आसपास में, समझ लो। ट्रीटी ऑफ पीस में साइन हुआ, उसमें यार इसका जितना भी फैक्ट्रीज था फ्रांस का, उसको रिस्टोर कर दिया गया उनको वापस। पर लेकिन उसका जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था फ्रांस इंडिया में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखा जाता है कि इंडिया में इंग्लैंड, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस कहते हैं इनको, याद रखना, 22 जून 1760 में लड़ा गया है, ठीक है। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस से देखा जाता है कि ब्रिटेन के लिए इंडिया में उसका कोई भी आर्च राइवल नहीं था। पहले ही डच चला गया था यार, डच बोला था कि हाँ ठीक है हम जाएंगे उधर, सिर्फ स्पाइस आइलैंड में फोकस करेंगे, ठीक है। बेदारा का बैटल हार के निकल गया था। पोर्टुगीज़ यार पहले ही बोला था कि हाँ हम जाएंगे भाई, ब्राज़ील का डिस्कवरी होने के बाद उधर जाएंगे, जब ब्ला कर दिया था। फिर ब्रिटेन का कोई भी यहाँ पे राइवल नहीं था। यहाँ से 1707 में, 22 जून 1707 के बाद में वो फ्री हो गया कि हम लोग यार पूरा एक्सटेंसिव कॉन्कर करेंगे यार, समझ लो। फिर यहाँ से उसका पॉलिसी में थोड़ा चेंज देखने को मिला है तुम लोग, ठीक है। थीन कर्नाटिक वार हुआ, समझ लो, ये सब था, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये टसल था। तो फ्रांस क्यों हारा भाई? फ्रांस इसलिए हारा, तुम मान सकते हो कि भाई जिसका जो कंपनी था ना भाई, इसका ओनरशिप था भाई 60% तो भाई उसका किंग ओन करता था भाई। कोई भी इसका जो पीपल थे, जो गवर्नर थे भाई, इंस्टेंट डिसीजन ले ही नहीं सकते थे यार, एज ए कंट्रडिक्शन टू द इंग्लैंड। उसका भाई तुरंत इंस्टेंट डिसीजन होता था यार, समझ रहे हो। ये लोग का शेयर होल्डर्स जो कंपनी था वो भाई उसके प्रॉस्पेरिटी के लिए क्यों ही काम करेगा भाई फ्रांस का, क्योंकि उसको पहले से डिविडेंड सिक्योर था, मतलब काम करो नहीं करो तुमको सिक्योर, तुमको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, समझ लो। नेवल सुपरियॉरिटी में भाई ब्रिटेन का कोई जवाब नहीं था भाई। जब से वो ट्रफलगर का बैटल लड़ा है, स्पेनिश आर्माडा को हराया है, तब से भाई वो टॉप पे ही रहा है, अभी तक टॉप पे है इंग्लैंड, समझ लो। उसके बाद देखने को मिलता है कि यार फ्रांस जो है भाई, उसमें हमेशा रिवॉल्यूशन तुमको देखने को मिला है यार। 1789 में रिवॉल्यूशन देखने को मिला, स्टेबल रहा ही नहीं है। फिर आगे चलकर तुमको रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आया, आगे से नेपोलियन बोनापार्ट आया भाई, वो सब इन्फ्लुएंस करता है भाई। इम्पीरियलिज्म को डिक्लाइन किया इंडिया में, समझ रहे हो, इनको डिक्लाइन किया है, ये सब रीजन है, ठीक है। एक बस पचवा एगो डेंस है, डेंस बचा है जो यूरोप आया था। डेंस यार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि यार ये लोग यार ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड पे उतना फोकस नहीं किए हैं ये लोग यार। इनका मेन फोकस था मिशनरी एक्टिविटीज़ पे, समझ लो, क्रिश्चियन पॉपुलराइजेशन पे, ये सब पे फोकस था। ये लोग भी यार फैक्ट्री स्टैब्लिश किए हैं, जैसे 1616 में इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश किया है, 1620 में टांगपीबाड़ नियर टांजोर एरिया पार्ट में। फिर तुम्हारा इनका प्रिंसिपल सेटलमेंट माना जाता है कि सेरमपुरी कलकत्ता एरिया पार्ट में है, ठीक है। बाद में 1845 में देखा गया कि वो अपना सारा फैक्ट्री बेच बाच के यार 1845 में अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई यहाँ से चले गए थे। इनका मेन फोकस यही था यार, मिशनरी एक्टिविटीज़ को, ट्रेड नहीं था, ठीक है। थैंक यू, ये चैप्टर खत्म हुआ।